हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल सिविल्स तैयारी। आज की कॉम्प्रिहेंसिव न्यूज़ एनालिसिस में आप सबका स्वागत है। कॉम्प्रिहेंसिव न्यूज़ एनालिसिस शुरू करने से पहले हम आज के डेली आंसर राइटिंग चैलेंज के क्वेश्चंस को देखेंगे। पहला क्वेश्चन है आपका, पैंडेमिक हैज़ ब्रॉट सिल्वर लाइनिंग टू द कंट्रीज लुकिंग टू इंटीग्रेट देमसेल्व्स इन द ग्लोबल सप्लाई चेन्स। इलैबोरेट। मतलब महामारी वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में खुद को एकीकृत करने की तलाश में देशों के लिए अच्छी खबर लेकर आई है, इसे विस्तृत करें। तो यहाँ पे हमें दिखाना है कि किस तरह से पैंडेमिक एक पॉजिटिव साइन है उन कंट्रीज़ के लिए जो कि खुद को इंटीग्रेट करना चाह रही थी ग्लोबल सप्लाई चेन्स में। सेकेंड क्वेश्चन है हमारा कि देयर इज़ अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन इंडियन डिप्लोमेसी एंड चाइनीज़ डिप्लोमेसी इन अफ्रीका एमिड पैंडेमिक। मतलब चाइनीज़ और इंडियन डिप्लोमेसी में एक बहुत बड़ा जो है डिफरेंस देखा गया है पैंडेमिक के तहत। तो इसको हमें एक्सप्लेन करना है, क्या डिफरेंस है भारतीय कूटनीति में और चीनी कूटनीति में अफ्रीका के संबंध में, तो ये हमें बताना है। तो ये हम करेंगे आज द हिंदू के आर्टिकल से, और पहला वाला क्वेश्चन हम करेंगे आज ORF के आर्टिकल से। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम अपना पहला क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए इस वाले आर्टिकल को देखेंगे। पैंडेमिक इज़ एन अपॉर्चुनिटी फॉर डेवलपिंग नेशंस। पैंडेमिक किस तरह से डेवलपिंग नेशंस के लिए अपॉर्चुनिटी है। ये आर्टिकल ORF में आया था और मिहिर स्वरूप शर्मा के द्वारा लिखा गया है। तो चलिए देखते हैं क्या इस आर्टिकल में दिया हुआ है। सबसे ज़्यादा जो अफेक्टेड हुए हैं वो हमारे डेवलपिंग नेशंस हैं, पर ऑप्टिमिज्म देखा जा रहा है कुछ प्लेसेस में, जैसे कि इंडिया की अगर हम बात करें, इंडिया के अंदर, साउथ अफ्रीका के अंदर और साउथ ईस्ट एशिया के अंदर। तो रीज़न क्या है? रीज़न है चाइना। पैंडेमिक तक क्या हुआ था कि चाइना जो है, एक चाइना का स्ट्रेंग होल्ड था ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग पर, और ट्रेड जो है अनब्रेकेबल लगता था चाइना के सामने। चाइना काफ़ी तेज़ी से ग्रो कर रहा था और कंपनीज जो है हेसिटेट कर रही थी चाइना से शिफ्ट करने के लिए, अपने प्रोडक्शन को कहीं और ले जाने के लिए। तो चाइना एज ए हब के रूप में काम कर रहा था, और क्योंकि ये हब के रूप में था, कंपनीज जो है यहाँ से निकल के किसी और कंट्री के अंदर जाने के लिए तैयार नहीं थी। तो धीरे धीरे क्या हुआ, राइवल नेशंस जो है कोशिश कर रहे थे कि बेस उनको मिल जाए किसी भी तरह से, और वो compete कर पाएँ चाइना के नेटवर्क एक्सटर्नलिटी से। तो नेटवर्क एक्सटर्नलिटी का मतलब क्या होता है? नेटवर्क एक्सटर्नलिटी का मतलब होता है कि नेटवर्क इतने ज़्यादा बेटर बना लिए हैं कि वो हमारे लिए पॉजिटिव जो है रूप में काम कर रहे हैं, वो हमारे लिए पॉजिटिव जो है फील्ड की तरह काम कर रहा है। तो इसको हम नेटवर्क एक्सटर्नलिटी बोलते हैं। तो चाइना ने नेटवर्क एक्सटर्नलिटी इतनी ज़्यादा बिल्डअप कर ली थी कि ज़्यादातर जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनको ये डर लगने लगा था कि ऑटोमेशन की वजह से क्या वो मैन्युफैक्चरिंग जो ड्रिवन प्रोसेसेस हैं उनको हमेशा हमेशा के लिए लूज़ कर देंगे। अब डिपेंडेंसी जो है चाइना के ऊपर काफ़ी ज़्यादा डेंजरस जो है महसूस हो रही है कंट्रीज़ को, और मैन्युफैक्चरर्स अभी तक रीलोकेट नहीं हुए हैं, क्योंकि चाइना अभी भी एक इजी प्लेस है बिज़नेस करने के लिए, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो चाइना के अंदर जो है वर्थवाइल हैं, जो बाकी जगह नहीं मिलती हैं। सबसे बड़ी चीज़ है नेटवर्क की एक्सटर्नलिटी। नेटवर्क एक्सटर्नलिटी मतलब कि चाइना ने अपने नेटवर्क्स को इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना लिया है, इतना ज़्यादा जो है इंटीग्रेशन हो गया नेटवर्क के अंदर, कि अब यहाँ से बाहर मूव करने में काफ़ी ज़्यादा जो है प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। तो इसी वजह से चाइना के पास ये नेटवर्क की एक नेटवर्क का जो है पॉजिटिव पॉइंट है, नेटवर्क एक्सटर्नलिटी है, जो चाइना को की जो सप्लाई चेन है उसको एफिशिएंट बना देती है। कुछ रीजंस की वजह से अगर नेटवर्क ब्रेक भी हो जाता है तो सप्लाई चेन जो है काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से रिकवर भी कर लेती हैं, और ये चीज़ें हमें जो है चाइना में एक चीज़ समझ में आ गई कि वहाँ की जो सप्लाई चेन्स हैं वो पूरे विश्व तक फैली हुई हैं, और इसी वजह से वहाँ से जो प्रॉब्लम्स हैं वो भी बहुत तेज़ी से बाकी जगह भी शेयर हो जाएंगी। तो यहाँ पे जो पैंडेमिक है, पैंडेमिक ये सिग्नल था कि धीरे धीरे अब कंपनीज़ को जो अपने बेसिस हैं वो बाहर शिफ्ट करने चाहिए। तो वही तब से क्या हुआ है कि डेवलपिंग कंट्रीज़ के जो पॉलिसी मेकर्स हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि इस एडवांटेज को मैक्सिमम जो है पॉसिबल तरीके से उसका फ़ायदा उठाया जाए। फॉर एग्जांपल, अगर आप वियतनाम की बात करेंगे तो वियतनाम के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने ग्लोबल इन्वेस्टर्स को ये बताया था कि उनकी कंट्री जो है तैयार है और फॉरेन इन्वेस्टर्स को रिसीव करना चाहती है, जैसे भी वो चाहें वैसे फॉरेन कंट्रीज़ जो है आकर के उनके यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इसी तरह से अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया ने भी कहा था कि हमारी जो सप्लाई चेन है वो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हो गई है। तो इंडिया के पॉलिसी मेकर्स भी हर तरह के ट्रिक्स ट्राई कर रहे हैं जिससे कि कंपनीज़ को जो है चाइना से बाहर ल्योर किया जा सके, चाइना से बाहर लेकर के आया जा सके।
इंडिया जो है सेटअप कर रही है नए फार्मास्यूटिकल हब्स को। गवर्नमेंट कह रही है कि वो जो है लैंड बैंक देंगी जिससे कि कंपनीज आएँ और उनको लैंड मिल सके। इसके अलावा इंडिया की जो इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री है इसको भी ये होप है कि अगले 3 साल में वो अपने एक्सपोर्ट्स को डबल कर दे। तो ये सारा जो है हम कोशिश कर रहे हैं कंपनीज को अपने पास खींचने की। तो फ्रेश होप है और ये जो है आपका जब तक नहीं हम अचीव कर पाएंगे जब तक हम स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स नहीं लेकर के आते। तो इकोनॉमी को हमें जो है इकोनॉमी के स्ट्रक्चर को चेंज करना पड़ेगा। इकोनॉमीज स्ट्रक्चर जो है आपका चेंज करना होगा और इसीलिए जो आपने देखा होगा आप बहुत सारे स्ट्रक्चरल चेंजेस जो है आत्मनिर्भर भारत अभियान के टाइम पर लेकर के आई थी गवर्नमेंट। साउथ अफ्रीका की अगर हम बात करेंगे तो साउथ अफ्रीका के फिनेंस मिनिस्टर टीटो मोबोनी ने भी प्रेसिडेंट सिरिल रामफोसा को बोला था कि ये क्राइसिस ड्रिवन है और यहाँ पे जो सॉवरेन रेटिंग है इसका फॉल डाउन होने का मतलब ये है कि हमें रिफॉर्म्स लेकर के आने चाहिए। तो इंडिया भी रिफॉर्म की बात कर रही है और साउथ अफ्रीका भी रिफॉर्म की बात कर रही है। इमर्जिंग कंट्रीज़ की अगर बात करें जैसे साउथ अफ्रीका हो गया या कोई और कंट्री हो गई तो यहाँ पे जो है फॉर्मल वेजेस चाइना से थोड़े से कम हैं या कॉम्पिटिटिव हैं चाइना के मुकाबले में, पर ट्रेड बैरियर्स काफ़ी ज़्यादा हैं। तो चाइनीज़ कंट्री अफ्रीकन कंट्रीज़ को क्या करना होगा, अपने ट्रेड बैरियर्स को रिड्यूस करना होगा। फिलीपींस की अगर बात करें तो फिलीपींस को अपना जो है टैक्स रेट कट करना होगा कॉरपोरेट इनकम के ऊपर। इसी तरह ये जो है रिफॉर्म्स काफ़ी पॉलिटिकली डिफ़िकल्ट हैं, क्राइसिस इनसे क्रिएट हो सकता है, बट ये जो है काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ भी लेकर के आते हैं। अगर ये रिफॉर्म नहीं किए गए तो कंपनीज जो है चाइना से कहीं और शिफ्ट हो जाएंगी। तो ये वंस इन अ लाइफ टाइम जो है अपॉर्चुनिटी है जिसको अगर कंट्रीज यूज़ कर लेती हैं तो उनके जो मैन्युफैक्चरिंग बेसिस हैं वो बहुत अच्छे से सॉलिडिफाई हो सकते हैं। डेवलपिंग वर्ल्ड की बात करें तो कॉम्पिटिटिव जो उनका स्ट्रक्चर है इससे क्या होगा कि बहुत ज़्यादा उनको जो है फ़ायदा होगा। वो अनएम्प्लॉयड जो लोग हैं उनको रोज़गार मिलेगा, बट साथ साथ अगर स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स नहीं आए तो वो बस को मिस भी कर सकते हैं। तो चाइना की जो मैन्युफैक्चरिंग मोनोपोली है उसको ख़त्म करने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें कहीं ना कहीं रिफॉर्म्स को, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स को लेकर आना होगा। बस लेबर रिफॉर्म्स से काम नहीं चलेगा। अगर रिफॉर्म्स की बात करें तो कॉम्पिटिटिवनेस के लिए सॉफ्ट रिफॉर्म्स मतलब कि लेबर रिफॉर्म्स इनफ नहीं है। ये रोबस्टनेस और सस्टेनेबिलिटी क्रिएट नहीं करते। इसका मतलब ये है कि कंट्रीज़ को वर्ल्ड क्लास रेगुलेशंस लाने होंगे, ट्रांसपेरेंसी बढ़ानी होगी, प्रेडिक्टेबिलिटी बढ़ानी होगी, ओपननेस रखना होगा अपने टैक्स ट्रीटमेंट में, और साथ साथ अपने फाइनेंशियल मार्केट को ज़्यादा डीपन करना होगा और अपने लीगल एनवायरनमेंट को भी हार्मोनाइज करना होगा। ये चीज़ ज़रूरी है कि चाइना प्लस वन स्ट्रैटेजी का मतलब क्या है कंपनीज़ के लिए। कंपनीज़ के लिए इसका मतलब ये है कि वो अपनी सप्लाई चेन को डाइवर्सिफाई वैसे भी करना चाहते हैं। तो चाइना प्लस वन मीन्स चाइना तो है ही, चाइना के साथ एक और कंट्री ऐसी हो जिससे कि अगर चाइना में कोई प्रॉब्लम हो तो वो बाकी किसी जगह अपने बेसिस को शिफ्ट कर सकें। तो ये जो है डाइवर्सिफाई हो जाएगी। उनकी सप्लाई चेन डाइवर्सिफिकेशन के लिए कंट्रीज़ जो है कोशिश कर रही हैं, सप्लाई चेन्स डाइवर्सिफाई करने की कोशिश कर रही हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि कंट्रीज़ जो है चीपर या हो या ज़्यादा एफिशिएंट हो चाइना से, बट उसका मतलब ये है कि वो ज़्यादा ट्रांसपेरेंट और डिपेंडेबल होनी चाहिए। तो नेशन जो इस रेस को जीतेगा वो वही नेशन होगा जो कॉरपोरेशंस को ये कन्विंस कर सके कि वो कंट्रीज़ जो है सेफेस्ट हैं बिज़नेस करने के लिए। अगर कंट्री सेफ़ लगेगी बिज़नेस करने के लिए, चाहे वो वहाँ पे बिज़नेस थोड़ा सा महंगा हो बट सेफ़ है, तो कंपनीज जो है उस कंट्री में शिफ्ट करने की कोशिश करेंगी। तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सेफ्टी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और तभी जो है कंपनीज और कॉर्पोरेट्स लियोर होंगे कंट्री के अंदर आने के लिए। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये सिल्वर लाइनिंग है, बट सिल्वर लाइनिंग को यूटिलाइज करने के लिए कंट्रीज़ को स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स लाने होंगे, ट्रांसपेरेंसी लानी होगी और डिपेंडेबिलिटी जो है, ट्रांसपेरेंसी और डिपेंडेबिलिटी जो है बिल्ड करनी होगी। तभी जो है कंट्रीज़ इस अपॉर्चुनिटी को सही से यूटिलाइज कर पाएंगे, अदरवाइज दे विल मिस द बस। तो ये वाला जो हमारा आर्टिकल है इससे हमारा ये टेक अवेज है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सो गाइस, हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है वो हम सॉल्व करेंगे इस वाले आर्टिकल से, इंडिया चाइना एंड फोर्टिफाइंग द अफ्रीका आउटरीच। तो देखेंगे कि किस तरह से इंडिया और चाइना जो है अफ्रीका में अपना मजबूती करने की कोशिश कर रही हैं और क्या बेसिक डिफरेंसेस हैं इंडिया की और चाइना की अप्रोच में। तो चलिए इस आर्टिकल को शुरू करते हैं।
तो कोविड-19 का जो पैंडेमिक है वो वर्ल्ड के लिए एक बड़े लेवलर के रूप में सामने उभर के आया है, बट इसके जो इफ़ेक्ट्स हैं काफ़ी डिवास्टेटिंग है, स्पेशली अफ्रीका में, जहाँ पे इकोनॉमिक और पब्लिक हेल्थ कंडीशंस काफ़ी ज़्यादा वल्नरेबल हैं। अफ्रीकन कंट्रीज़ क्विकली जो है उन्होंने कोशिश की थी कि स्प्रेड को कर्ब किया जाए, और अभी भी वो इल इक्विप्ड हैं इस पूरी इमरजेंसी थ्रेट को होल्ड करने के लिए। जो मैग्नीट्यूड है, शॉर्टेज है वहाँ, मास्क की, वेंटिलेटर्स की शॉर्टेज है, बेसिक नेसेसिटी जैसे कि सोप हो गया, इवन वाटर की वहाँ पे शॉर्टेज है। तो ऐसी कंडीशन में अफ्रीका को कहीं ना कहीं एक्सटर्नल एड पर डिपेंडेंसी है। ये चीज़ हम पहले भी इस्टेब्लिश कर चुके हैं, एक और आर्टिकल हमने देखा था वहाँ पे हम ये चीज़ इस्टेब्लिश कर चुके हैं कि अफ्रीका जो है डायर नीड में है, बहुत ज़्यादा नीड में है कि उसको कोई आकर के एक्सटर्नली एड करे। अफ्रीका की जो मेडिकल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स हैं, उनको अफ्रीका को मेडिकल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स की ज़रूरत है, गेयर्स की ज़रूरत है, जिससे कि उसके जो फ्रंट लाइन पब्लिक हेल्थ वर्कर्स हैं उनको प्रोटेक्ट किया जा सके। ऐसे में एशिया की दो बड़ी इकनॉमीज़ और बड़े पार्टनर्स जो हैं अफ्रीका के, वो सामने अफ्रीका की मदद के लिए आए हैं, और वो पार्टनर्स हैं इंडिया और चाइना। दोनों ने अपनी आउटरीच अफ्रीका में बढ़ाई है मेडिकल असिस्टेंस के थ्रू, और उनके जो एफर्ट्स हैं वो अफ्रीका की नीड को फुलफ़िल करने के लिए लगे हुए हैं। अब देखते हैं कि डिफरेंस क्या है इंडिया की अप्रोच में और बीजिंग की अप्रोच में। तो पहले बीजिंग की क्या डिप्लोमेसी है। बीजिंग डिप्लोमेसी चला रहा है डोनेशन डिप्लोमेसी। चाइना की अगर बात करें तो चाइना अफ्रीका का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है, और उसने तुरंत ही जैसे वहाँ पे अफ्रीका में ये पैंडेमिक दिखा, क्राइसिस देखा था, तुरंत उसने मेडिकल इक्विपमेंट्स को डिस्पैच कर दिया था, टेस्टिंग किट्स को डिस्पैच कर दिया था, वेंटिलेटर्स, मेडिकल मास्क और बहुत सारी अफ्रीकन कंट्रीज तक पहुँचाए थे। प्राइमरी मोटिव था इन डोनेशंस का कि बीजिंग अपनी प्रोफाइल जो है एज अ ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस प्रोवाइडर के रूप में इंक्रीज़ कर सके, पब्लिक गुड्स में बीजिंग अपना एक रोल प्ले कर सके, और पब्लिक हेल्थ सेक्टर में अपनी जो है वाहवाही लूट सके, क्योंकि चाइना के ऊपर बहुत सवाल खड़े किए जा रहे थे वुहान के इंसिडेंट से। तो वुहान के इंसिडेंट को अनड्यू करने के लिए कहीं ना कहीं चाइना ने ये कोशिश की थी कि वो अपनी जो है एक अच्छी इमेज, अच्छी छवि सामने लेकर के आए। उसी तरह से चाइना के बिलियनियर्स और फिलैंथ्रोपी भी पूरी तरह से डिस्प्ले में थी, जब जैक मा ने डोनेट किए थे 3 राउंड जो है एंटी कोरोना वायरस सप्लाईज़ के, और ये कंसाइनमेंट बेसिकली ट्रांसपोर्ट किए गए थे इथोपियन एयरक्राफ्ट के थ्रू। चाइनीज़ एम्बेसी ने अफ्रीका के पूरे कॉन्टिनेंट में बहुत तेज़ी से जो है लीड ली थी, जिससे कि वो पब्लिक एफर्ट्स को कोऑर्डिनेट कर सकें, पब्लिक और प्राइवेट डोनेशंस इकट्ठे कर सकें, और साथ साथ जो है कैश वहाँ पे अफ्रीकन कंट्रीज़ में जहाँ कैश की कमी है वहाँ कैश को प्रोवाइड कर सकें। इवन यहाँ तक कि उन्होंने जो है चाइना के सब ऑप्टिमल क्वालिटी के मेडिकल सप्लाईज़ को जो है वहाँ तक पहुँचाया था, और ये काफ़ी बड़ा अप्रोर हुआ था क्योंकि उनकी क्वालिटी ख़राब थी। जो पीपीई किट्स वगैरह उनसे प्रोवाइड की गई थी उनकी क्वालिटी बहुत सब स्टैंडर्ड थी, इसलिए अफ्रीका में इस बात को लेकर के काफ़ी ज़्यादा तनाव भी हुआ था। बीजिंग की जो डोनेशन डिप्लोमेसी है उससे बीजिंग 3 ऑब्जेक्टिव को रीच करना चाहता है। पहली चीज़ ये है कि वो जो फोकस है वो अपने यहाँ पर ऑरिजिन ऑफ वायरस इन वुहान से दूर करना चाहता है। मतलब कि चाइना की अगर हम कोरोना वायरस की अगर बात करें तो चाइना का को इसलिए चाइना का जो एक नाम है वो यहाँ पे एज एन ऑरिजिनेटर ऑफ दिस वायरस इस रूप में उभर के सामने आता है। तो चाइना अपनी डिप्लोमेसी से ये डोनेशन करके ये जो नाम है ये दूर करना चाहता था, अपने ऊपर से कलंक हटाना चाहता था। पहली चीज़ तो ये हुई। दूसरा जो चाइना का एक फोकस था वो ये था कि वो गुडविल जो है इंक्रीज़ करना चाहता था और अपनी इमेज को मेकओवर करना चाहता था, और काफ़ी हद तक चाइना इसमें सक्सीड भी हुआ। बट क्या हुआ था कि अफ्रीका के नेशनल्स के साथ ग्वांगजू सिटी के अंदर भेदभाव का ट्रीटमेंट हुआ था चाइनीज़ के द्वारा, और जब ये रिपोर्ट्स बाहर लीक हुई तो अफ्रीका में इसको लेकर के काफ़ी ज़्यादा बवाल भी खड़ा हुआ था, और अफ्रीकन्स ने काफ़ी ज़्यादा नाराज़गी अपनी जाहिर की थी चाइनीज़ को। तो ये इशू जो है पूरी तरह से पॉलिटिकल क्राइसिस में ग्रो कर गया था बीजिंग के लिए। चाइना जो है काफ़ी कंट्रोल भी हो गया ग्वांगजू के नैरेटिव को प्ले डाउन करने में, पर फिर भी उसका जो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है अफ्रीका के अंदर वो काफ़ी देर तक फील किया जाएगा। चाइना अपनी डिप्लोमेटिक सपोर्ट के ऊपर बहुत ज़्यादा रिलाई करता है, और चाइना को काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट भी दिया है अफ्रीकन कंट्रीज़ ने शुरू से ही बहुत सारे मल्टीनेशनल मल्टीलेटरल जो है फोरम्स पे। फॉर एग्जांपल बीजिंग ने यूज़ किया था अफ्रीका के सपोर्ट को FAO में, मतलब फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन में, और WHO में अपनी एंट्री दर्ज कराने के लिए काफ़ी ज़्यादा जो है जो अफ्रीकन डिप्लोमेसी की थी। अफ्रीका की अगर बात करें तो जो प्रॉब्लम्स हैं काफ़ी डीप हैं अफ्रीका के अंदर इस वक्त।
अफ्रीका की जो गवर्निंग क्लास है वो काफ़ी ज़्यादा जो है कटघरे में खड़ी है, क्योंकि कोविड का जो एक क्राइसिस है उसको वो जल्दी से कंट्रोल नहीं कर पाए थे। मीडिया और सिविल सोसाइटी बार बार इनसे क्वेश्चनिंग कर रही है, इंटरनल क्रिटिसिज्म्स आ रहे हैं और ये जो है चाइनीज़ के ऊपर भी लेवल किए जा रहे हैं। ओवरऑल अगर चाइना की बात करें तो डोनेशन डिप्लोमेसी जो चाइना की है वो काफ़ी उसके मिक्स्ड रिएक्शंस रहे हैं। आम जनता ने इसको पसंद नहीं किया है, बट जो अफ्रीका के एलाइट हैं उन्होंने जो है चाइनीज़ डिप्लोमेसी को काफ़ी जो है अच्छे से सराहा है। तो मिक्स्ड रिएक्शंस रहे हैं चाइना के। अब इंडिया की बात करते हैं कि इंडिया ने क्या डिप्लोमेसी की है और इंडिया के को क्या जो है वहाँ पे रिजल्ट मिला। इंडिया की अगर बात करें तो इंडिया ने को दिखाई दिया कि बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं जिसको हम यूज़ करके अपनी एज ए कैपेबल नेशन और एज ए रिस्पॉन्सिबल नेशन के रूप में अपनी छवि बना सकते हैं। तो हमारे पास काफ़ी लिमिटेड रिसोर्स थे, साथ साथ हम घर पे भी अपना जो है वायरस से लड़ रहे थे। चाइना ऑलरेडी लड़के कंट्रोल कर चुका है, हम इस वक्त वायरस से जूझ रहे हैं। फिर भी हमने काफ़ी रीच आउट किया था डेवलपिंग कंट्रीज़ को, जिससे कि हम अपनी एक रिस्पॉन्सिबल ग्लोबल स्टेक होल्डर के रूप में अपनी छवि को मजबूत बना सकें। इंडिया की जो डेवलपमेंटल आउटरीच है वो इससे काफ़ी ज़्यादा एविडेंट रही अफ्रीका के अंदर, जब अफ्रीका ने काफ़ी एक हमारी जो है सेंट्रल प्लेस ऑक्यूपाई की थी इंडिया की गवर्नमेंट पॉलिसी में और इकोनॉमिक पॉलिसी में पिछले 6 सालों से। अफ्रीका काफ़ी ज़्यादा फोकस रहा है हमारे डेवलपमेंटल असिस्टेंस का, और काफ़ी हमने जो है डेवलपमेंटल असिस्टेंस दी है अफ्रीका को। साउथ ईस्ट एशिया के बियॉन्ड अफ्रीका को जो है सेकेंड लार्जेस्ट रेसिपिएंट है इंडिया के फॉरेन एड का। उसी तरह से अगर डिप्लोमेसी की बात करें तो हमने डिप्लोमेटिक आउटरीच की थी, कम से कम 18 न्यू एम्बेसीज जो है डेवलप की हैं अफ्रीका के अंदर पिछले 6 सालों में, और साथ साथ हमने जो है अपने एफर्ट्स को इम्प्लीमेंट भी किया है इंडियन प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन को इम्प्रूव करके अफ्रीका के अंदर। तो हमने बहुत सारे प्रोजेक्ट का इम्प्लीमेंटेशन फास्ट ट्रैक किया है, जिससे कि अफ्रीका के अंदर हम अपनी डिप्लोमेसी को डीपन कर सकें। इंडिया का जो रोल है एज ए फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड ये काफ़ी ज़्यादा सराहा जाता है, और इंडिया लो कॉस्ट और जेनेरिक मेडिसिन्स को बहुत अच्छे से बनाता है और ये एक्सपोर्ट भी की जाती हैं। फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट और रिफाइंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट ये हमारे 40% जो है एक्सपोर्ट का हिस्सा हैं, जो हम अफ्रीका को एक्सपोर्ट करते हैं। इंडिया ने कंसाइनमेंट भेजे थे एसेंशियल मेडिसिन्स के, जैसे कि हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन के भेजे थे, पैरासीटामॉल के भेजे थे 25 अफ्रीकन कंट्रीज़ को। उसके अलावा हमने टोटल जो है 600 मिलियन की वो दिया था, ग्रांट इन एड जो है दी थी और कॉमर्शियल एड्स दी थी अफ्रीका को। इनिशियल बेनिफिशरीज जो थे वो अफ्रीकन और इंडियन ओशन के नेशंस थे, जैसे मॉरिशस हो गया, सिशलीस हो गया, कॉमरोस हो गया, मेडागास्कर हो गया। मिशन सागर के अंदर हमने इन कंट्रीज़ के अंदर जो है मेडिकल असिस्टेंस और फाइनेंशियल एड पहुंचाई थी कोविड से डील करने के लिए। उसके साथ साथ हमने जो है ट्रांसपोर्टेशन और लॉजिस्टिक्स जो हमारी एक बड़ी कंसर्न थी उसको भी मिटिगेट करते हुए हमने बहुत सारी अफ्रीकन स्टेट्स में ऑलरेडी अपने प्लेन्स के थ्रू और अपने लॉजिस्टिक्स को यूज़ करके हमने एड को पहुंचाया है। उसके अलावा एक और इंटरवेंशन जो इंडिया ने किया था उसका नाम है EITEC, जो कि कोविड मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी ट्रेनिंग वेबिनार थी, जो हमने जो है ट्रेनिंग दी थी हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स को, न केवल अफ्रीका में बल्कि सार्क नेशंस में भी। तो ये हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसको हम अपना मेंस के आंसर में डाल सकते हैं। हमने क्या कोविड डिप्लोमेसी में क्या क्या किया है, तो हमने जो मेडिसिन पहुँचाई हैं, हमने ग्रांट इन एड्स दिए हैं, उसके साथ साथ हमने EITEC के तहत हमने जो है ट्रेनिंग प्रोवाइड की है अफ्रीका के और सार्क के मेडिकल केयर प्रोफेशनल्स को, किस तरह से हमें कोविड को कंट्रोल में करना है, इसको लेकर के हमने काफ़ी सारी ट्रेनिंग्स प्रोवाइड की हैं। उसके साथ साथ हमने बेस्ट प्रैक्टिसेस शेयर की हैं इंडियन हेल्थ एक्सपर्ट्स ने। नाइजीरिया, केन्या, मॉरिशस और नामीबिया ये बेनिफिशरीज रहे हैं हमारी EITEC के। उसके अलावा हमने जो है काफ़ी सारी और भी चीज़ें की हैं। फॉर एग्जांपल हम डेवलपमेंटल इंटरेस्ट को जो है शेयर करते हैं, और इस एरिया में हमने बेस्ट प्रैक्टिसेस शेयर की हैं। कुछ अफ्रीकन कंट्रीज़ जैसे कि मॉरिशस है, वो इंडिया के हेल्थ केयर पार्टनरशिप को पुश करने की कोशिश कर रहा है, इंडिया के साथ हेल्थ केयर पार्टनरशिप बनाने की कोशिश कर रहा है ट्रेडिशनल मेडिसिन्स में और आयुर्वेदा में, जिससे कि इम्यूनिटी को बूस्ट किया जा सके। इंडियन कम्युनिटी जो कि ईस्ट अफ्रीकन कंट्रीज़ में काम करती है या रहती है, उसने एक बहुत पॉजिटिव रोल प्ले किया है।
इंडियन बिजनेसमैन जो कि केन्या और नाइजीरिया में काम करते हैं, न केवल उन्होंने मनी को डोनेट किया बल्कि उसके साथ साथ उन्होंने जो है गुरुद्वारे में, टेम्पल्स में बहुत लोगों को जो है फीडिंग भी की है, उनको खाना खिलाया है, कम्युनिटी किचन्स ओपन की हैं, हेल्पलाइंस जो है ओपन की हैं सीनियर सिटीजन्स के लिए, और डिसइंफेक्टेंट्स और सैनिटाइजर्स को डिस्ट्रीब्यूट किया है। अब कॉन्ट्रास्ट देखते हैं कि इंडिया और अफ्रीका, चाइना के बीच में क्या कॉन्ट्रास्ट है अफ्रीका में अपनी डिप्लोमेसी के टाइम पे। तो अगर हम इंडिया और चाइना की बात करें, दोनों ने जो है हेल्थ डोनेशंस दिए हैं, हेल्थ और डोनेशन डिप्लोमेसी की है, और दोनों जो है एक स्पेस को कार्व आउट करने की कोशिश कर रहे हैं अफ्रीका के अंदर, जिससे कि वो एक अफ्रीका के रिलायबल पार्टनर के रूप में उभर के सामने आ सकें। अगर हम बात करें क्रेडेंशियल्स की, तो दोनों कंट्रीज़ ने ह्यूमैनिटेरियन क्रेडेंशियल्स के रूप में अपना एक जो रिपोर्ट कार्ड है, रैपो है, वो इस्टेब्लिश करने की कोशिश की है, बट बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस हैं दोनों की अप्रोच में। चाइना की अगर बात करें तो चाइना के 3 एस्पेक्ट्स हैं जो क्रिटिकल हैं। पहली चीज़, चाइना ने पैसे को यूज़ किया, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस को यूज़ किया, और एलाइट लेवल वेल्थ क्रिएशन को जो है क्रिएट करने की कोशिश की है। स्ट्रॉन्ग स्टेट टू स्टेट रिलेशन डेवलप करने की कोशिश की है। पीपल टू पीपल टाइज जो है इन्होंने स्ट्रेंथन नहीं की। तो यहाँ पे चाइना की जो अप्रोच रही, पैसे के थ्रू, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस के थ्रू, वेल्थ क्रिएशन के थ्रू, स्ट्रॉन्ग जो है उन्होंने स्टेट टू स्टेट टाइज को स्ट्रेंथन करने की कोशिश की है। उसके साथ साथ उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट भी काफ़ी बिल्ड करके रखे हुए हैं बहुत पहले से। और अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया की अप्रोच थोड़ी सी डिफरेंट है। इंडिया ने फोकस किया है लोकल कैपेसिटी बिल्डिंग के ऊपर, साथ साथ हमने इक्वल पार्टनरशिप की है अफ्रीकन्स के साथ, और सिर्फ अफ्रीकन एलाइट्स के साथ जो है हमने एक पार्टनरशिप नहीं की है, वहाँ पे हमने पीपल टू पीपल टाइज जो है मेंटेन करने की कोशिश की है। फॉर एग्जांपल, हमने अभी देखा था कि इंडियंस जो है कम्युनिटी किचन्स चला रहे हैं। तो जब ये कम्युनिटी किचन्स अगर इंडियंस चला रहे हैं और वहाँ के जो पुअर और वल्नरेबल हैं उनको फीड करते हैं, तो वहाँ पे हमारी पीपल टू पीपल टाइज काफ़ी मजबूत होंगी, जैसा कि हमने अफ़गानिस्तान में किया था। अफ़गानिस्तान में सिर्फ इंडिया एक ऐसी कंट्री है जिसके काफ़ी ज़्यादा डीप पीपल टू पीपल टाइज़ हैं। तो यही चीज़ हमने जो है अफ्रीका में करने की कोशिश की है, पीपल टू पीपल टाइज़ को स्ट्रेंथन करने की कोशिश की है। न्यू दिल्ली और बीजिंग की जो अप्रोचेस हैं काफ़ी डिफरेंट हैं। दोनों जो है कोशिश कर रहे हैं एक स्पेस अपने लिए कार्व आउट करने की, बट अप्रोचेस काफ़ी डिफरेंट हैं। और दोनों जो है ये देखेंगे कि जैसे जैसे अफ्रीका का जो एस्पिरेशंस बढ़ेंगी, वैसे वैसे दोनों को अपनी जो स्ट्रैटेजीज़ हैं वो थोड़ी थोड़ी ट्वीक करनी होंगी, थोड़ी थोड़ी बदलनी होंगी, जिससे कि अफ्रीका को एज ए पार्टनर के रूप में वो इस्टेब्लिश कर सके, और मियरली अफ्रीका का और इंडिया या चाइना का क्लाइंट और पैटर्न का रिलेशन ना रहे। नेक्स्ट आर्टिकल हमें देखना है ओमनियस सिग्नल्स। तो यहाँ पे देखिए ग्रोथ फिगर्स जो है इंडिया की काफ़ी ज़्यादा वर्स डाउन हो गई हैं, और ये जब लॉकडाउन का जो पूरा इम्पैक्ट है वो जब सामने उभर के आएगा तब हमें ये पता चलेगा कि इंडिया ने काफ़ी ज़्यादा इकोनॉमिकली जो है लूज़ किया है। इंडिया की इकनॉमी सिवियर स्लोडाउन से डील कर रही है। आपने देखा होगा मूडीज़ ने अभी रिसेंटली इंडिया की जो रेटिंग है उसको भी डाउनग्रेड किया है। तो ये एक पैंडमिक स्ट्रिकन वर्ल्ड में इंडिया का काफ़ी ज़्यादा जो है हमने देखा कि इंडिया को बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही हैं। फिनेंस मिनिस्ट्री ने अभी कहा था कि इंडिया का जो स्लो डाउन ग्रोथ है ये बॉटम आउट हो चुकी है। आपको याद होगा फरवरी के आसपास ये जो है स्टेटमेंट दिया गया था फिनेंस मिनिस्ट्री की तरफ से कि इंडिया की जो स्लो डाउन है बॉटम आउट हो चुकी है। अभी पिछले क्वार्टर में हमारी जो है डिमांड बूस्टअप हुई है, तो आगे भी हमारी जो है डिमांड बूस्टअप होगी। बट अब जो हमारे सामने इकोनॉमिक डेटा आया है वो इस प्रेडिक्शन को झूठलाता है, और जीडीपी की ग्रोथ एस्टिमेट्स जो है जनवरी से मार्च के क्वार्टर के लिए वो काफ़ी ज़्यादा जो है ये स्लोड रहे हैं। और ये तब था कि उस वक्त हमारा जो नेशन था वो पूरी तरह से लॉकडाउन में आया भी नहीं था, क्योंकि लॉकडाउन हमारा मार्च 25 को जो है अनाउंस हुआ है। ऐसे में जनवरी से अगर मार्च का जो है काफ़ी ज़्यादा बेकार फिगर्स हैं, तो आप ये सोचिए जब हम पूरी तरह से लॉकडाउन की सिचुएशन में रहे हैं, वो भी मार्च के बाद अप्रैल, मई और जून, तो अप्रैल और मई तो हमारा बिल्कुल ही टोटल लॉकडाउन के अंदर रहा है। तो ऐसे में तो बिल्कुल ग्रोथ थी ही नहीं, तो और भी ज़्यादा जो हमारी फिजिकल एक ग्रोथ होगी वो काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव देखी जाएगी। एनएसओ के जो एस्टिमेट हैं ये दिखाते हैं कि जो आपका फोर्थ क्वार्टर है 2019-20 का, वहाँ पे ग्रोथ हमारी स्लम्प कर गई, 4.2% से स्लम्प होकर 3.1% हो गई है। ये जो है काफ़ी स्लो थी, पिछले 11 साल में स्लोएस्ट पेस रही है हमारी ग्रोथ की। गवर्नमेंट का कहना है कि लॉकडाउन ने इम्पैक्ट किया है डेटा के फ्लो को, और स्टैट्यूटरी रिपोर्टिंग जो है सही से नहीं हो पाई थी, इसीलिए रिविजन्स भी हो सकते हैं।
फैक्ट ये है कि ग्रॉस वैल्यू एडेड के जो नंबर्स हैं पहले 3 क्वार्टर के, वो काफ़ी ज़्यादा रिवाइज भी किए गए हैं और ये डाउनवर्ड इनका रिवीजन हुआ है। तो ये दिखाते हैं कि जो हमारी इकोनॉमिक वोज हैं, इकोनॉमिक जो प्रॉब्लम्स हैं, वो काफ़ी डीप और वाइड स्प्रेड थी, लॉकडाउन के पहले भी, कोरोना वायरस के पहले भी। 4 जो हमारे 8 में से जो 4 कोर सेक्टर्स हैं जो टोटल जीवीए का एक बड़ा हिस्सा अपनाते हैं, उनकी शेप काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। इसमें अगर हम बात करें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की, तो उसने कॉन्ट्रैक्ट किया है तीसरे क्वार्टर में। तो तीसरा लगातार क्वार्टर ऐसा है जहां पर मैन्युफैक्चरिंग में कॉन्ट्रैक्शन देखा गया है। इसी तरह से अगर हम बात करें कंस्ट्रक्शन की, जो कि एक बड़ा जॉब जनरेटिंग एक्टिविटी है, उसने भी कॉन्ट्रैक्शन शो किया है और कॉन्ट्रैक्ट करके इसका 2.2% कॉन्ट्रैक्शन इसने देखा है। इसी तरह से 2 और बड़े सेक्टर्स हो गए आपके, ये जो सर्विस कैटेगरीज में आते हैं, जैसे कि आपका ट्रेड, ट्रांसपोर्ट, होटल्स एंड कम्युनिकेशन। ये चीज़ बात करें, ये एक सेक्टर हो गया। और दूसरा आपका जो सर्विस सेक्टर में है वो है फिनेंशियल, रियल एस्टेट और प्रोफेशनल सर्विस सेक्टर। यहाँ पे भी जो है हमने स्लम्प देखा है। यहाँ पे भी हमारी जो फिगर्स हैं वो नेगेटिव हमने देखी हैं। 1.6 पहले वाले सर्विस सेक्टर में, जिसमें ट्रेड, ट्रांसपोर्ट, होटल्स और कम्युनिकेशन है, और फिनेंस, रियल एस्टेट और प्रोफेशनल सर्विसेज में हमारी 4% ग्रोथ देखी गई थी। इकनॉमी बहुत ज़्यादा डिमांड का स्लम्प देख रही है, और डिमांड का ये जो गिरना है, ये बहुत जल्दी जो है ख़त्म नहीं होगा, क्योंकि डिमांड को बूस्ट करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अभी जितने भी हमारा आत्मनिर्भर भारत अभियान में जो भी हमारे पैकेज अनाउंस किया गया है, ये लिक्विडिटी बूस्ट करने के लिए किया गया है। ऐसे में डिमांड के ऊपर ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो डिमांड जो है हमारी काफ़ी स्लम्प है, और ये जो भी हम प्रॉब्लम्स देख रहे हैं, डिमांड के फॉल डाउन करने की वजह से प्रॉब्लम्स हमें नोटिस की जा रही हैं। प्राइवेट कंजम्पशन जो है काफ़ी, ये ऑलमोस्ट 55 to 60% जीडीपी का कंप्राइज करता है, और यहाँ पे हमने देखा कि प्राइवेट कंजम्पशन 2.7% तक गिरावट इसने दर्ज की है। इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी की अगर बात करें तो ये भी कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, 6.5% इसने ये भी श्रिंक डाउन हुआ है। अभी करंट फिस्कल ईयर का जो डेटा होगा, ये दिखाएगा कि लॉकडाउन का क्या इम्पैक्ट रहा। आउटपुट जो 8 कोर इंडस्ट्रीज़ हैं, वो 40% जो रिप्रेजेंट करती हैं इंडस्ट्रियल आईआईपी में। तो इन्होंने जो है शो किया था कि 38% तक आईआईपी का जो है कॉन्ट्रैक्शन दर्ज किया गया है। इसी तरह से अगर आप मर्केंडाइज और एक्सपोर्ट्स की बात करें तो ये भी 60% तक श्रिंक हुई हैं। तो अप्रैल की अगर बात करें तो अप्रैल में न केवल मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी हमारी श्रिंक हुई है, बल्कि मर्केंडाइज एक्सपोर्ट्स भी हमारे काफ़ी ज़्यादा श्रिंक हुए हैं। आरबीआई ने क्या किया, मई 22 को इंटरेस्ट रेट कट करने की कोशिश की थी, जिससे कि रिकवरी जो है अक्टूबर के क्वार्टर तक स्टार्ट हो सके। बट इवन अक्टूबर तक मटेरियलाइज होने के लिए सेंटर को कुछ काम करने होंगे। क्या करना होगा कि उसको जो है अभी तक सेंटर ने क्या किया है कि सप्लाई साइड को ईज़ करने की कोशिश की है, और स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स लाने की कोशिश की है, जो एक लंबे टाइम पीरियड में अपना हमें फ्रूट्स देंगे। ऐसा नहीं है कि सेंटर के जो रिफॉर्म्स रहे हैं वो बहुत ख़राब हैं। सेंटर के रिफॉर्म्स एक दूरदर्शी रिफॉर्म्स हैं, और ये एक लंबे टाइम में हमें पॉजिटिव रिजल्ट शो करेंगे। बट अभी जो इमीडिएट रिक्वायरमेंट है वो ये है कि आप फिस्कल स्टिमुलस दीजिए और कंज्यूमर्स के हाथ में दीजिए, जिससे कि जो जॉबलेस यूथ हैं और बाकी लोग हैं, ये डिमांड को रिवाइव कर सके। तो हमें जो है कैश इंसेंटिव्स देने होंगे, लोगों के हाथ में कैश डालना होगा, और इसके लिए हम बहुत सारी जो है कैश का स्टिमुलस हमें देना होगा, फिस्कल स्टिमुलस देना होगा डिमांड को बूस्ट करने के लिए। और डिमांड को बूस्ट करने के लिए एक ही तरीका किया जा सकता है, वहाँ जहाँ हम कैश को जनता के हाथ में दें। तो हमें कैश बेल आउट्स देने होंगे जनता को, जिससे कि वो खर्च कर सकें, जिससे कि डिमांड हमारी बूस्ट हो सके। नेक्स्ट हमें देखना है वर्कफोर्स हैबिट्स। तो अगर हम बात करें कुछ स्टेट्स की जो कि कंपनीज़ को लाने के लिए इंडिया के अंदर लेबर लॉज को ट्वीक कर रहे हैं, तो यहाँ पे अगर हम बात करें इंडिया की वर्कफोर्स की, तो यहाँ पे हमारा एक कहा जाता है कि हमारे पास डेमोग्राफिक डिविडेंड है, पर ये इस वक्त काफ़ी डिसरे में है। काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स जो है हमारे डेमोग्राफिक डिविडेंड को झेलनी पड़ रही है। पिछले जो लॉकडाउन हुआ था उससे हमने देखा कि अर्बन एरिया से किस तरह से हमारे जो रूरल वर्कर्स हैं उनका एक मास एक्सोडस देखा गया। मास स्केल पर वो बाहर जो है भागे थे, छोड़ के जो है सिटीज़ को भागे हैं। अब ये जो एक्सोडस था वायरस की वजह से, इससे क्या हुआ है कि काफ़ी जो है प्रॉब्लम्स इनफॉर्मल से वर्कर के सेक्टर्स को झेलनी पड़ी हैं।
10% जो है वर्कफोर्स की हमारी वो फॉर्मल सेक्टर में एम्प्लॉयड है, बाकी जो 90% है वो इनफॉर्मल सेक्टर में एम्प्लॉयड है, जिसके पास सोशल सिक्योरिटी के बेनिफिट्स नहीं हैं, उनको कोई जो है कोई किसी भी तरह का फुर्लो नहीं मिलता है, और जब उन्होंने काम नहीं किया है तो उस वक्त उनको सैलरी भी नहीं मिलती है। तो जो स्लम्प हुई है इकोनॉमिक एक्टिविटी की सेक्टर्स में, और उससे क्या होगा कि बहुत ज़्यादा जो एक सबसे बड़ा तबका जिसको हर्ट हुआ है वो आपका माइग्रेंट लेबर्स हैं। यह हमारा जो सबसे लोअर सेक्टर है वो सबसे ज़्यादा हर्ट हुआ है। अब थोड़े से रेस्ट्रिक्शंस को ईज डाउन किया गया है कल से, बट नॉर्मलेंसी आने में काफ़ी टाइम लगेगा, क्योंकि हमारे पास मैन पावर इनएडिक्वेट है। अभी देखिए कुछ टाइम पहले से ही हमने श्रमिक ट्रेन चलानी शुरू की हैं। अभी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो टिकट ले चुके हैं और अभी उनको ट्रेन्स नहीं मिली हैं, या फिर वो जाने का इंतज़ार कर रहे हैं। ऐसे में जब अनलॉकडाउन हो भी गया है तो वो रुक कर के और इंडस्ट्रीज़ में काम करना नहीं चाहेंगे। उनकी सबसे पहली प्रायोरिटी है कि वो घर चले जाएं। बार बार ये कोरोना का जो पैंडमिक की वजह से उनके ऊपर घर का भी प्रेशर आ रहा है, और डोमेस्टिकली उनको फ़ोन करके बार बार घर बुलाने की कोशिश की जा रही है। ऐसे में इंडस्ट्री के खुल जाने पर भी इंडस्ट्री को एडिक्वेट मैन पावर नहीं मिलेगा, और इंडस्ट्री के रिप्रेजेंटेटिव्स ने लेबर मिनिस्ट्री को ये भी कहा था कि वो वर्कर्स को जाने ना दें, उनको जहाँ पे भी वर्क प्लेस पे ही समन कर किया जाए, और अगर वो रुकते नहीं हैं तो उनके ऊपर जो है लीगल कार्रवाई की जाए। बहुत सारे स्टेट्स ने टेम्पररी फिक्स करने की कोशिश की है इकनॉमी को। वहाँ पे उन्होंने वर्किंग आवर्स को जो है स्ट्रेच करने की कोशिश की 8 से 12 घंटे तक, जिससे कि प्रोडक्टिविटी को थोड़ा सा इम्प्रूव किया जा सके, कि इवन कम स्टाफ स्ट्रेंथ पर भी। राजस्थान ने इस ऑर्डर को विड्रॉ कर लिया था, बट उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र मध्य प्रदेश की बात करें तो ये अभी भी बहुत ज़्यादा लेबर लॉज को पर्ज करने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे कि इन्वेस्टर यहाँ पे आके इनके यहाँ इन्वेस्ट कर सके और जॉब क्रिएशन हो सके। लेबर यूनियंस ने इस पर काफ़ी ज़्यादा जो है आवाज़ भी उठाई थी कि एम्प्लॉयज़ को काफ़ी वल्नरेबल बना दिया जा रहा है बहुत सारे एस्पेक्ट्स में। अब अगर हम बात करें सेंटर की, तो सेंटर कहीं ना कहीं ये कंकरेंट सब्जेक्ट है, और सेंटर की नोट चाहिए। अगर कोई भी हमें चेंज लाना है स्टेट्स को तो सेंटर की नोट चाहिए होगी। लेबर मिनिस्ट्री शायद अभी एग्री करने के लिए तैयार नहीं है। ऑफिशियल इंस्ट्रक्शन ये है कि एम्प्लॉयज़ को पे करते रहना चाहिए लॉकडाउन के पीरियड, पर जो वर्क का नेचर है वो काफ़ी ज़्यादा चेंज करेगा, और एक बड़ी स्पेंडिंग चाहिए होगी हाइजीन के ऊपर। और सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि एम्प्लॉय के अंदर हमें कॉन्फिडेंस को इंस्पायर करना है। ज़्यादातर जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं वो डरे हुए हैं पैंडमिक से। उनको घर जाने का जो है ये पहली स्टेप लिखती है उनको कि हम सेफ़ रहेंगे, तो सेफ्टी के लिए उनको जो है घर जाना उनके लिए एक कंपल्शन के रूप में उभर के सामने आया है। ऐसे में उनको जो है वर्क पे वापस लाना बहुत डिफ़िकल्ट होगा, और उसके अलावा हमने जो चेंजेस कर दिए हैं लेबर लॉ में, तो और ज़्यादा डिफ़िकल्ट होगा उनको काम पे लेकर के आना। तो वर्क प्लेस सोशल सिक्योरिटी और मिनिमम वेज स्टैंडर्ड्स का डिनायल के बाद बहुत डिफ़िकल्टी फेस करनी पड़ेगी वर्कर्स को दोबारा हमें इंडस्ट्रीज़ में लाने में। और सेंटर को बिगिन करना चाहिए स्टेट्स के साथ डायलॉग करके। कुछ जो इनफेक्टिव लॉज हैं जैसे कि इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कमैन एक्ट ऑफ 1979, इसको रिव्यू करना चाहिए उसके बाद, और धीरे धीरे एक जो है सोशल सेफ्टी कवर हमें देना होगा इनफॉर्मल वर्कर्स को भी, जिससे कि इस तरह का अगर कोई पैंडमिक आता है या कोई भी इमरजेंसी सिचुएशन आती है तो वो अपने आप को इन सिचुएशंस में उबारने के लिए जो है सक्षम रह सकें। तो ये काफ़ी बड़ा नीड है इस वक्त, तभी हम एक कॉन्फिडेंस जो है वर्कर्स का इंस्पायर कर पाएंगे, और तभी वर्कर्स लौट करके काम करने को राज़ी होंगे। तो आज के डिस्कशन में इतना ही। अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक करना ना भूलें। थैंक्स अ लॉट एंड हैव अ गुड डे।